प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आज अपने करने जा रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित संस्मरण मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसकी लेखन की विधा क्या है। कोई भी आप गद्य का लेसन पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि लेखन की विधा कौन सी है। कहानी है, निबंध है, यात्रा वृतांत है, डायरी है, क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न ही बन जाता है कि लेखन की विधा क्या है। ध्यान में रखना है, लेखन की विधा है संस्मरण, किसी के साथ बिताए हुए पलों को लिख देना। ठीक है, किसी के साथ बिताए हुए पलों को लिख देना क्या कहलाता है? संस्मरण। तो सर्वेश्वर जी ने किसके साथ अपने पल बिताए, किसके साथ ऐसा समय बिताया कि उन्होंने संस्मरण लिख दिया? तो वो हैं फादर कामिल बुल्के। इनके साथ सर्वेश्वर जी ने लगभग 35 वर्ष बिताए। कितने? 35 वर्ष लगभग इन्होंने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के के साथ बिताए। ठीक है, अब चूंकि इन्होंने इतने साल इनके साथ बिताए हैं तो इनकी पहली जो पंक्ति इस पाठ की है वो कैसी है वो देखो कि इनकी पहली पंक्ति है, फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। ये पंक्ति इन्होंने क्यों लिखी? जहरबाद मतलब गैंग्रीन, एक फोड़ा होता है, जहरीला फोड़ा जो हमारे कहीं भी शरीर में हो जाता है और पूरे शरीर में जो है वो जहर फैला देता है। ध्यान में रखना है, ये भी प्रश्न बन जाता है कि जहरबाद होता क्या है। इसे गैंग्रीन भी कहते हैं, इसे गैंग्रीन भी कहते हैं या ये जहरीला फोड़ा भी इसे कहते हैं। देखिए, बीमारियां तो सबको लगती है ना, कुछ ना कुछ तो सबको होता है, लेकिन लेखक ने ऐसा फादर कामिल बुल्के के लिए ये पंक्ति क्यों लिखी कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। हम इसे क्लियर करेंगे अच्छी तरह से। ये क्लियर तब होगा जब हम फादर कामिल बुल्के के बारे में अच्छी तरह से जान लेंगे। ये पंक्ति अपने आप स्पष्ट हो जाएगी जब हम इनके बारे में पूरी तरह से जान लेंगे। तो हम एक बार फ्लैशबैक में चलें, इनके पहले परिवार के बारे में और इनकी शिक्षा के बारे में अपने बात करेंगे, उसके बाद अपन इस पंक्ति पर फिर से आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले फादर कामिल बुल्के, ये हटा दूं मैं, यहां पे लिख दूं फादर कामिल बुल्के। ठीक है, सबसे पहले इनके परिवार के बारे में अपने जान लेते हैं। ठीक है, और भी बता दो ये दिखते कैसे थे। सबसे पहले ये दिखते कैसे थे? इनका गोरा रंग था, ठीक है, भूरी दाढ़ी और सफेद चोगा पहने रखते थे। क्या? सफेद चोगा पहने रखते थे। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंडिया के नहीं थे। इनके बारे में भी अपन बाद में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले परिवार के बारे में, सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ बेल्जियम के रैम्स चैपल नगर में, रैम्स चैपल नगर में। ठीक है, उसके बाद इनके पिता जो थे वो व्यवसायी थे। ठीक है, उनकी माता गृहिणी थी,
भाई थे इनके दो, जो कि एक पादरी था और एक कहीं पर काम करता था। ठीक है, एक बहन थी, एक बहन थी। अब देखें कि फादर कामिल बुल्के का जन्म कहाँ हुआ था? रेम्स चैपल में। कहाँ? बेल्जियम में। तो वो भारत कैसे आ गए? भारत कैसे आ गए? देखें, भारत आए जब, इससे पहले इन्होंने क्या ग्रहण कर रखा था? शिक्षा ग्रहण कर रखी थी इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे ये, इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे। तब क्या हुआ कि इनके मन में एक इच्छा जगी, फादर कामिल बुल्के के मन में एक इच्छा जगी कि मुझे संन्यास लेना है। क्या लेना है? संन्यास। ठीक है। अब देखें, इनकी माँ अक्सर ही कहती होती थी कि मेरा बेटा तो ऐसा लगता है कि मेरे हाथ से जाएगा, और हुआ भी वही। इन्होंने संन्यास लेने की इच्छा जाहिर कर दी। अब क्या हुआ? ये किसी धर्मगुरु के पास गए संन्यास लेने के लिए। समझ गए? धर्मगुरु के पास गए संन्यास लेने के लिए। तो क्या होता है? संन्यास लेने वाला, ध्यान से सुनना, संन्यास लेने वाला अपनी एक इच्छा रख सकता है जिसे पूरी की जाती है, एक शर्त रख सकता है जिसे पूरी की जाती है। तो वो शर्त इन्होंने क्या रखी कि संन्यास लेकर कहाँ जाऊंगा? भारत। कहाँ जाऊंगा? भारत जाऊंगा। अब भारत जाने की इच्छा इनके मन में कैसे जगी, ये किसी को भी नहीं पता। ठीक है। इनसे कई बार सर्वेश्वर जी पूछते होते थे कि आपका देश कौन सा है? तो ये कहते थे मेरा देश तो भारत है। तो सर्वेश्वर पूछते थे कि नहीं, मैं आपकी जन्मभूमि के बारे में बात कर रहा हूँ। तो फादर कहते थे मेरी जन्मभूमि है रेम्स चैपल, मेरी जन्मभूमि है रेम्स चैपल, और रेम्स चैपल बहुत ही सुंदर नगर है। ठीक है, सुंदर नगर कैसे है? देखो, अब प्रश्न आ जाता है कि बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। फादर ने ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा? क्योंकि रेम्स चैपल पादरियों, धर्म गुरुओं ओ गिरिजा घरों का नगर है। आ गया समझ में कि रेम्स चैपल जो है वो पादरियों, धर्म गुरुओं और गिरिजा घरों का नगर है। अर्थात वहाँ पर ईश्वर भक्त ही ज़्यादातर रहते हैं, इसलिए उनको ये अपना नगर बहुत अच्छा लगता था। फिर लेखक पूछते हैं कि क्या आपको किसी की याद आती है? तो वे कहते हैं कि मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है। ठीक है, भारत में आ चुके थे, उसके बाद की मैं आपको बातें बता रही हूँ कि मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है। और ये अपनी माँ को पत्र लिखते रहते थे और इनकी माँ के पत्र भी इनके पास आते रहते थे। ठीक है, लेकिन पिता और भाइयों से इनका कोई ज़्यादा लगाव नहीं था। पिता और भाइयों से इनका ज़्यादा लगाव नहीं था। और जो बहन थी उसकी शादी की चिंता फादर को अक्सर सताती रहती थी। वे अक्सर उनकी शादी की चिंता देखते हुए पाए जाते थे। क्यों? क्योंकि इनकी बहन जो थी वो बहुत ज़िद्दी स्वभाव की थी। ठीक है, इसने बहुत देरी से शादी की। किसने? बहन ने। तो पता चल गया आपको परिवार के बारे में कि जन्म इनका बेल्जियम के रेम्स चैपल नगर में हुआ। पादरियों, धर्मगुरुओं और गिरिजाघरों का नगर है ये। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे, संन्यास ले लिया और शर्त रखी कि भारत जाऊंगा, और भारत आ गए।
पिता व्यवसायी थे, माता गृहिणी थी, भाई थे 2 और एक बहन थी। देखें, लेखक कभी कभी सोचते हैं कि इनका इतना भरा पूरा परिवार था, पिता थे, माता थी, 2 भाई थे, एक बहन थी, फिर इनके मन में संन्यास लेने की इच्छा कैसे जागृत हुई? लेकिन ये कभी भी इस प्रश्न का उत्तर उन्हें कभी भी नहीं मिल सका। अब देखेंगे, अपने आगे चलेंगे इनकी शिक्षा की तरफ। इन्होंने कौन कौन सी शिक्षा भारत आने के बाद ग्रहण की थी? देखिए अब इनकी शिक्षा के बारे में, इन्होंने भारत आकर कौन कौन सी शिक्षा ग्रहण की। सबसे पहले तो इन्होंने भारत आने के बाद 2 साल तक जीसेट संघ में रहकर पादरियों के साथ धर्माचार की पढ़ाई की। ठीक है, जीसेट संघ में 2 साल ये पादरियों के साथ रहे और धर्म के बारे में इन्होंने पढ़ा। उसके बाद इन्होंने बीए किया, कहाँ से? कलकत्ता से। अब एमए किया, कहाँ से? इलाहाबाद से। और एक इन्होंने शोध लिखा था, ठीक है, शोध इन्होंने किया था किस पर? राम कथा उत्पत्ति और विकास। कहाँ से किया? प्रयाग विश्वविद्यालय से। कहाँ से? प्रयाग विश्वविद्यालय से। और 1950 में इन्होंने पूरा किया अपना शोध, 1950 में पूरा किया। और इन्होंने मातरलिंक का एक नाटक था ब्लू बर्ड। इन्होंने इस ब्लू बर्ड का हिंदी अनुवाद किया था, किस नाम से? नील पंछी नाम से। किस नाम से? नील पंछी नाम से। और इन्होंने क्या किया था? एक हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश भी तैयार किया था, जिसे डिक्शनरी कहते हैं। शब्दकोश भी इन्होंने तैयार किया था। देखिए, इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई करके तो वे लौटे थे भारत आए थे। उसके बाद भी इन्होंने इतना कुछ यहाँ आने के बाद, भारत में आने के बाद इन्होंने किया। उसके बाद वे रांची में हिंदी संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में कि भारत आने के बाद 2 साल तक जीसेट संघ के साथ रहकर धर्म की पढ़ाई की, बीए कलकत्ता से किया, एमए इलाहाबाद से किया, शोध इन्होंने लिखा था रामकथा उत्पत्ति और विकास पर, प्रयाग विश्वविद्यालय में इन्होंने पूरा किया, मातरलिंक के ब्लू बर्ड का हिंदी अनुवाद किया नील पंछी नाम से, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश लिखा, रांची में हिंदी संस्कृत के विभागाध्यक्ष रहे। अब देखें कि और ये इन्होंने एक संस्था के साथ जुड़े हुए थे, फादर कामिल बुल के एक संस्था के साथ जुड़े हुए थे। वो संस्था कौन सी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण, निराला जी की परिमल। कौन सी? परिमल। अब ये पता होना चाहिए कि ये परिमल है क्या। प्रश्न सीधा सीधा आ जाता है कि परिमल क्या है, तो ध्यान में रखना है परिमल एक साहित्यिक संस्था है। परिमल एक साहित्यिक संस्था है। क्या
इसमें कई सारे लेखक, बहुत सारे लेखक एक साथ रहते हैं। बाहर कोई आ गया था तो मैं फिर से शुरू कर रही हूँ कि परिमल क्या है, एक साहित्यिक संस्था है। बहुत सारे लेखक मिलकर एक संस्था बनाते हैं, उसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, परिमल नाम रख दिया। तो फादर जो थे वो परिमल के सदस्य थे और जितने भी लेखक थे उनमें सबसे बड़े थे। ठीक है, और सबसे अच्छी बात कि जो लेखक थे, जो रचनाएं लिखते थे, जो लेखक लिखते थे उनमें से अगर कोई कमी निकालनी होती थी तो वे फादर से सलाह लेते थे। ठीक है, फादर से सलाह लेते थे और जो फादर एकदम स्पष्टवादी थे और मुंह पर खरी खरी बात कह देने वाले थे, यानी कि अगर किसी की कोई गलती होती थी तो भी वे कह देते थे मुंह पर। आ गया समझ में? फादर के बारे में अच्छी तरह से समझ लेना। उनका पारिवारिक जीवन मैंने आपको बता दिया, उनकी शिक्षा मैंने आपको बता दी और किस संस्था से जुड़े हुए थे ये भी मैंने आपको बता दिए। अब एक चीज और बाकी है, उसके बाद अपन वापस अपनी प्रथम पंक्ति पर चलेंगे। तो वो क्या है कि फादर की सबसे बड़ी चिंता क्या थी। प्रश्न सीधा सीधा आ जाता है कि फादर कामिल बुल्के की सबसे बड़ी चिंता क्या थी। उनकी चिंता थी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना। हिंदी के पक्षधर थे और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। देखें, एक विदेशी होते हुए भी इन्होंने हिंदी के लिए कितना काम किया और जब कभी कोई कार्यक्रम का आयोजन होता था या कोई बहस छिड़ती थी तो वे हिंदी के पक्ष में अकाट्य तर्क देते थे। अकाट्य तर्क यानी कि जिन तर्कों को कोई काट नहीं सकता था। और सबसे बड़ी उनको झुंझलाहट तब होती थी जब हिंदी भाषी ही हिंदी की उपेक्षा करते हुए इनको नजर आते थे कि हिंदी वाले ही हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं तो हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कैसे मिल सकता है। इस बात को लेकर वे अक्सर झुंझलाते थे। तो अब यहाँ तक सबको समझ आ गया। अभी भी आपके एक माइंड में प्रश्न होगा कि लेखक ने वो पहली पंक्ति क्यों लिखी कि फादर को जहरबाद से क्यों नहीं मरना चाहिए था। तो अब अपने आते हैं उस पंक्ति पर कि क्यों नहीं मरना चाहिए था उनको जहरबाद से, यानी कि इतनी दर्दनाक मौत फादर को क्यों मिली। देखें, इनके स्वभाव के बारे में जानेंगे तो आपको वो पंक्ति अपने आप क्लियर हो जाएगी। मैं यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ बिल्कुल वैसी की वैसी ही लिख रही हूँ जैसे सर्वेश्वर जी ने अपनी पाठ्यपुस्तक के इस पाठ में लिखी हैं। तो पहली पंक्ति अच्छी तरह से देख लेना कि फादर को याद करना उदास और शांत संगीत को सुनने जैसा है। नोट्स बनाते रहना अच्छी तरह से। सुनने जैसा है। दूसरी पंक्ति है इनकी, फादर को देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। अगली पंक्ति, इनसे बात करना कर्म के संकल्प को भरना है।
और इनकी उपस्थिति देवदारू की छाया जैसी है। सबसे पहले तो मैं ये 4 पंक्तियां आपको क्लियर करने से पहले इनका थोड़ा सा स्वभाव, इनके स्वभाव के बारे में बता दूं कि फादर का स्वभाव कैसा था। फादर जो थे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर को कभी भी क्रोध करते नहीं देखा। इन 35 वर्षों में उन्होंने कभी क्रोध करते नहीं देखा। केवल और केवल कैसे थे? ममता और प्यार से लबालब थे। कैसे थे? ममता और प्यार से लबालब थे। यानी कि इनके जो स्नेहपूर्ण, इनका जो स्नेहपूर्ण और वात्सल्यपूर्ण इनका जो स्वभाव था, वे इतना ज़्यादा अच्छा था वह स्वभाव कि जिससे भी ये रिश्ता जोड़ते थे वे कभी भी तोड़ते नहीं थे। और तो और जिसके साथ रिश्ता रखते थे उनके परिवारजनों के साथ भी वे रिश्ता जोड़ लेते थे। सर्वेश्वर जी के जब बेटा हुआ था तो इनके अन्नप्राशन इन्होंने ही करवाया था। अन्नप्राशन अर्थात पहली बार बच्चे को अन्न खिलाना। ठीक है, तो क्यों ना हो एक बड़ा आदमी जो कि प्रेम और ममता से भरा हुआ है, तो वो बच्चे को यदि अन्नप्राशन करवाए तो हमारे लिए या किसी के लिए भी बहुत ही सुखद बात होगी। तो देखें, पहली पंक्ति, फादर को याद करना उदास और शांत संगीत को सुनने जैसा है। सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा। तो आपको उत्तर में क्या लिखना है मैं ये क्लियर कर दूं कि फादर की अनुपस्थिति, फादर अब इस दुनिया में नहीं थे, तो लेखक को फादर की अनुपस्थिति उदास कर देती थी। उनका ममतामयी जो चेहरा था हमेशा उनकी आंखों के आगे आता रहता था। कितना वात्सल्य उसमें भरा हुआ था, कितनी ममता उसमें भरी हुई थी। इसीलिए लेखक के लिए ये कटु सत्य था कि फादर अब हमारे बीच नहीं रहे। ये इस बात को बिल्कुल भी इस बात का यकीन नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उनको लगता था कि जिस तरह से हम एक शांत संगीत सुनते हैं या उदास भरा संगीत सुनते हैं, उसी तरह से फादर की अनुपस्थिति भी इनको खलती थी। किसको? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। तो उनको ऐसा लगता था कि फादर को याद करना, जब कभी भी वे फादर को याद करते थे तो ऐसा लगता था जैसे वे कोई उदास और शांत संगीत सुन रहे हों। आ गया समझ में? हो गई पहली पंक्ति क्लियर। दूसरी पंक्ति, फादर को देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। अर्थात फादर को देखने भर से लेखक के मन में करुणा का भाव जागृत हो जाता था। यानी कि दूसरों के लिए उनके मन में भी करुणा का भाव भर जाता था। तब लेखक कहते थे कि फादर को देखने भर से हमारे मन में करुणा जग जाती थी। तो ऐसा लगता था कि उनको देखने से देखना अर्थात करुणा के निर्मल जल में, स्वच्छ जल में स्नान करने जैसा है। तो ये हो गई दूसरी पंक्ति। अब देखें, इनसे बात करना कर्म के संकल्प को भरना है। अर्थात फादर से बात करना, फादर जो है इनको प्रेरित करते थे। जब कभी भी इनसे मिलते थे तो इन्हें प्रेरित करते थे कि वे अपने कर्म की तरफ बढ़ते चले जाएं। वे अपने
कर्म की तरफ बढ़ते चले जाएं, तो ऐसा लगता था कि वे कर्म के लिए हमें संकल्प दे रहे हैं, हमसे संकल्प ले रहे हैं कि आप अपने कर्म के पथ पर हमेशा अग्रसर रहें। तो ये पंक्ति भी आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखें, इनकी उपस्थिति देवदारू की छाया जैसी थी। तो ये अब बताने का, इसका उत्तर बताने का मैं ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि अभी के अभी मैंने आपको इतना कुछ बता दिया फादर के बारे में कि फादर कैसे थे। इनको याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा था। इनसे बात करना कर्म के संकल्प को भरना था, और इनको देखने भर से मन में करुणा के भाव जागृत हो जाते थे। तो इनकी उपस्थिति क्यों? चूंकि ये सबसे बड़े थे, हम में जितना भी इनका समूह था लेखकों का, उनमें सबसे बड़े थे, और वे एक परिवार के बुजुर्ग जैसे होते हैं। जिस तरह से देवदारू का जो वृक्ष होता है वो सबको छाया देता है, उसी तरह से उनमें कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भी उस वृक्ष की छांव तले खड़ा हो सकता था। इसी तरह से फादर के पास भी जो कोई भी आता था वे उसे ममता से भर देते थे। यानी कि किसी के भी मन में अपने आप फादर के लिए श्रद्धा जागृत हो जाती थी। तो ये पंक्ति बिल्कुल सार्थक सिद्ध होती है कि इनकी उपस्थिति देवदारू की छाया जैसी थी। वे जहाँ भी जाते थे उन्हें जिस तरह से एक वृक्ष छांव देता है, उनको वे सहारा और छांव देते थे। अब एक प्रश्न और आता है कि ये मैं साफ कर दूं, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। ये पंक्ति इन्होंने कब कही फादर कामिल बुल्के ने? जब सर्वेश्वर दयाल जी की पत्नी और पुत्र दोनों का देहांत हो गया था। सर्वेश्वर जी पूरी तरह से अंदर से टूट चुके थे, वे कहीं भी आने जाने से कतराने लगे थे। तब फादर ने उन्हें क्या कहा? हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। अर्थात जीवन जो है वो चलता रहता है, रुकता नहीं है। चाहे किसी की मृत्यु हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन जो है वो हमेशा चलता रहता है और एक नई राह मिल जाती है। यानी कि उनके जो सांत्वना भरे शब्द थे सर्वेश्वर जी के, वे अवश्य ही एक देवदारू की छाया के समान थे। आ गया समझ में? अब देखें एक बात और कि मैंने स्टार्टिंग में शुरू में आपको बताया कि फादर बुल्के जो थे वे सन्यासी थे। तो अब आप कहेंगे सन्यासी कैसे हो गए, है ना? सन्यासी कैसे हो गए? क्योंकि सन्यासी तो क्या होता है, घर बार छोड़ के बाहर चला जाता है और किसी से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखता। जबकि फादर जो थे, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी से रिश्ता जोड़ लेते थे, वो तोड़ते नहीं थे। तो फिर फादर सन्यासी थे, ये कैसे समझ में आएगा? तो देखिए, फादर जो हैं वे कर्म से सन्यासी थे। प्रश्न भी बन सकता है, कर्म से सन्यासी थे, मन से नहीं। यानी कि वे पारिवारिक रिश्ता रखते थे सबके साथ में, और उनका सबके साथ में संबंध कैसा था, जुड़ाव कैसा था? भावनात्मक संबंध था, भावनात्मक जुड़ाव था सबके साथ में। ठीक है। अब जो पहले मैंने आपको पंक्तियां बताई, वही इन पंक्तियों का उत्तर है कि फादर का जो स्वभाव था। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको ये तो मैंने बताया कि कभी फादर कलकत्ता रहे, कभी इलाहाबाद, कभी रांची,
कभी दिल्ली, ठीक है। तो वे जब कभी दिल्ली में सर्वेश्वर जी से मिलने के लिए आते, चाहे कितनी भी आंधी हो या किसी से भी मिलने आते जिनके साथ इनका भावनात्मक रिश्ता जुड़ा हुआ था, उनसे मिलने के लिए चाहे कैसे भी वो वक्त निकालते थे, कितनी भी आंधी, कितनी भी बारिश होती थी, चाहे वे 2 मिनट के लिए आकर मिलते थे, वे उनसे ज़रूर मिलते थे। तो इसी से ही पता चल जाता है कि वे कर्म से सन्यासी थे, मन से सन्यासी नहीं थे। आ गया समझ में? अब उसी पंक्ति पर अपने लौट कर आते हैं जो मैंने सर्वप्रथम लिखवाई थी। वो पंक्ति कौन सी थी कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। लेखक कहते हैं कि ऐसा इंसान जिसके अंदर केवल और केवल ममता और वात्सल्य भरा हुआ था, उनके लिए इतनी भयानक मौत क्यों, इतनी दर्दनाक मौत क्यों, जबकि ये उम्र की लास्ट अंतिम दहलीज पर थे, यानी कि उम्र की अंतिम दहलीज पर थे, तब इन्हें इतनी यातना भरे दर्द का इनका विधान, ऐसी मौत का विधान क्यों? जहरबाद मैंने आपको बता दिया। प्रश्न आ जाता है कि जहरबाद क्या है? इसे गैंग्रीन भी कहते हैं और ये जहरीला फोड़ा भी, सामान्य अर्थों में जहरीला फोड़ा होता है जो पूरे शरीर में जहर फैला देता है। तो देखें, लेखक कहते हैं कि किस ईश्वर से पूछूं कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु ही जिनकी आस्था थी, प्रभु ही जिनका अस्तित्व था, उसके लिए उम्र की इस दहलीज पर इतना दर्द भरा या इतनी दर्द भरी मौत का विधान क्यों? ठीक है, आ गया समझ में अच्छी तरह से। अब आपको पता चल चुका होगा कि ये पंक्ति लेखक ने क्यों लिखी कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि फादर कैसे थे, किस तरह से वे लोगों के साथ भावनात्मक संबंध रखते थे। तो क्या उनको ऐसी मृत्यु मिलनी चाहिए थी? क्या उनको इतना दर्द मिलना चाहिए था? ये लेखक समझ ही नहीं पा रहे थे। किस से पूछें, किस ईश्वर से पूछें? तो अब देखें, इनकी मृत्यु के बारे में अपने चर्चा करते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो देखें, इनकी मृत्यु, ये तो पता चल ही गया आपको कि इनकी मृत्यु जहरबाद से हुई थी। हुई कब थी? 18 अगस्त 1982 को। रांची में थे, मैंने आपको बताया था कि वे रांची में थे। रांची से वो पटना आए, रांची में ही वे बीमार पड़ गए थे। रांची से वे पटना आए और पटना से फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली में वे और भी ज़्यादा बीमार हो गए, इनका इलाज करवाया गया, लेकिन वे 18 अगस्त 1982 को उन्होंने अपनी देह त्याग दी। देखें कि लेखक क्या कहते हैं कि अब वो बाहें फैलाए मुझे गले से नहीं लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि अब उनकी सूजी हुई उंगलियां, उनकी उंगलियां सूज चुकी थी, बाहों को उलझाए हुए जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति उनके चेहरे पर बरसती थी वो थिर थी, तरलता जम चुकी थी। फादर अब इस दुनिया में नहीं थे। तो इनका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? देखें, दिल्ली के निकलसन कब्रगाह में धरती की गोद में सुलाने के लिए एक अंतिम कब्र अवाक मुंह फैलाए लेटी हुई थी और किसका इंतज़ार कर रही थी? फादर कामिल बुल्के का इंतज़ार कर रही थी कि वो उसे धरती की गोद में सुला सके। अब देखें कि वहाँ पर डॉक्टर पास्कल ने हिंदी
रीति से इनका अंतिम संस्कार किया और कहा कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं और धरती पर ऐसे रत्न और पैदा हों। उन्होंने फादर कामिल बुल्के को श्रद्धांजलि दी और हिंदी मसीही विधि से इनका अंतिम संस्कार किया। अब लेखक कहते हैं कि मैं नहीं जानता था कि एक सन्यासी कभी ये सोचता भी होगा कि मेरी मृत्यु पर इतने लोग रोएंगे। यानी कि बहुत सारे लेखक वहाँ पर उपस्थित थे, बहुत सारे लोग वहाँ पर उपस्थित थे इनके अंतिम क्षण के समय और सबकी आंखें नम थी। तब लेखक ने लिखा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इनकी मृत्यु पर इनको लगा होगा कि मेरी मृत्यु पर भी कोई रोएगा। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है, अर्थात गिना नहीं जा सकता था कि उस वक्त उस क्षण कितने लोग वहाँ पर उपस्थित थे। यानी कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर इनके अंतिम दर्शन करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि इन्होंने अपने व्यवहार से सबको अपना बना लिया था। एक व्यवहार ही होता है जिससे हम सामने वाले का दिल आसानी से जीत सकते हैं और इन्होंने वही काम किया था। तभी तो इनकी मृत्यु पर ऐसा लग रहा था कि नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। लेखक कहते हैं कि मैं श्रद्धानत हूँ और आजीवन मेरे मन में उनकी याद बनी रहेगी कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक फादर कामिल बुल्के एक छायादार फल फूल और गंध देने वाला वृक्ष अब हमारे बीच में नहीं था। आ गया समझ में? अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपने नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि इसी में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अगले लेसन के लिए फिर मिलेंगे। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।